जी अब इस उम्र में तुम्हें क्या काम देंगे? सेठ जी, उम्र की कोई बात नहीं, आप जो काम कहेंगे सब काम कर लूंगा। और सेठ जी, जो व्यक्ति अपने कंधे पर जिम्मेदारी लेकर चलता है ना, उसकी उम्र रुक जाती है। वाह, वो छोटी जात के, बात बड़ी गई तुमने। अरे बेवकूफ इंसान, जिम्मेदारियों से सिर्फ कंधे मजबूत होते हैं, लेकिन घुटने कमजोर हो जाते हैं। और जब मजदूर के घुटने ही नहीं होंगे तो मजदूर किस काम का? ऐसा कुछ नहीं है सेठ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं काम कर सकता हूँ। अच्छा तो ठीक है, यहाँ से वहाँ तक दौड़ते हो जाओ और वहाँ से यहाँ तक दौड़ते आओ। मैं 10 तक गिनूंगा। अगर मेरे 10 गिनने से पहले तुम यहाँ आ गए तो समझो ये नौकरी तुम्हें मिल गई। लेकिन सेठ जी, सेठ जी, मैं दौड़कर वापस आ जाऊंगा, आप गिनती चालू कीजिए। राम जी, क्या क्या कर रहे हो तुम? ये हुई ना बात, तो चलो दौड़ना शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 सामने। जाओ जाके देखो कहीं तुम्हारे बूढ़े दोस्त के कंधों में चोट न लग गई हो। राम जी, क्या हुआ तुम्हें? उठो, उठो, आराम से। आया था बड़ा काम मांगने, शरीर में जान नहीं और काम करेगा। राम जी, रंजन, तेरा दोस्त बूढ़ा हो गया। जाता है सो जान दे, तेरी दसान जाए। चंद्रदेव जी, आपके भाई वैभव देव तो मान ही नहीं रहे, कुछ करना पड़ेगा। ऐसे भाई का पैदा होना ही गलत था। कुल का सत्यानाश करेगा वो। समस्या समाप्त। कैसे? प्रचंड देव जी, ताली बजाने के लिए 2 हाथों की आवश्यकता होती है। अगर हम एक हाथ हटा दें, मतलब भीमराव को मार डालते हैं। नहीं नरोत्तम, शायद तुम भूल गए कि हमने तुमसे क्या कहा था, कि भीमराव के समर्थक भी है। अगर वो मर जाता है तो आंदोलन खड़ा हो सकता है, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। फिर तो एक ही रास्ता बचता है, वैभव देव को मार डालते हैं। नरोत्तम, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। ये मत भूलो कि वो हमारा भाई है। जात और धर्म से भी बढ़कर है क्या प्रचंड देव जी? प्रचंड देव जी भाई है आपका, लेकिन है कुल का नाश करने वाला, इसीलिए सजा तो देनी ही पड़ेगी। कि पहले आप हमारे ऊपर भार बने हुए थे और अब वैभव देव जी के ऊपर। उंगली पकड़ाओ तो गला पकड़ना इससे कहते हैं। लक्ष्मी, दूसरा पानी रखो, जाओ। मैंने मना कर दिया पापा, लेकिन मैं जबरदस्ती कर रही हूँ कि आपको पढ़ने जाना चाहिए। और यहाँ हम क्या अलग कर रहे हैं? यहाँ भी तो एक दूसरे की मदद से ही जीते हैं ना। और पापा, मैंने इनसे ये भी कहा कि वैभव जी के जो भी पैसे खर्च होंगे
तो सारे पैसे ये कमा कर लौटा देंगे। अच्छा, आज तक कितना कर्जा चुकाया है भीम ने, जो अब चुका देगा? मुझे तो लगता है लंदन वंदन छोड़ो, काम ढूंढो। और परीक्षा देकर क्या होगा? पढ़ाई का ख्याल दिलो दिमाग से निकाल दो और परिवार के बारे में सोचो थोड़ा। और 1 साल तुमने पढ़ाई नहीं की तो कौन सा तूफान आ गया था तुम्हारे जीवन में? बल्कि थोड़ा बहुत काम कर रहे थे तो परिवार का भलाई हुआ, रमा को भी सुकून मिला। अब फिर से पढ़ाई की बात, मतलब एक नई मुसीबत। तेरा संगी कोई नहीं, सब स्वार्थ बंधे लोई, मन परतीति नाप जय, जीव बेसास ना। देखो बेटा, मैं मानता हूं कि तुम जो भी फैसला लेते हो सही फैसला लेते हो। अगर तुम्हें लंदन जाकर पढ़ने का मौका मिल रहा है तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम लंदन जाने की तैयारी करो। देखो बेटा, तुम्हारी पढ़ाई मेरे लिए बहुत मायने रखती है। जब चुनौतियां बढ़ जाती है तो इंसान को अपना दायरा बड़ा करना चाहिए। इन किताबों से ज्यादा मददगार मनुष्य को अपना दायरा बढ़ाने में और कुछ नहीं हो सकता। हरिया जाने रूखड़ा उस पानी का ने, सूखा काठ न जानई कबहू बरसा में। सुनिए जी, मैंने आज तक जो भी आपसे कहा, आपने कभी मेरी बात नहीं मानी, पर आज मेरी बात मान लीजिए। कौन सी बात? जी यही कि आप नरोत्तम जोशी के साथ मिलकर देवर जी के साथ जो भी कर रहे हैं ना, वो देवर जी के लिए सही नहीं है। हम तुम्हारी ये बात मान लेंगे, हाँ, लेकिन उससे पहले एक काम करो। जी कहिए। तुम खुद को 5 बार बेवकूफ कहो। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? बोला ना, बेवकूफ कहो खुद को। मैं बेवकूफ हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मैं बेवकूफ हूँ। हाँ, मैं बेवकूफ। अरे अरे, जवार हो गया जी। अब आप मेरी बात मान जाएंगे ना? तो ले पकड़। जो इंसान खुद को बेवकूफ बोले उसे हम क्या समझे और उसकी हम क्या बात माने? हाँ, चल जा, जाकर पूरन पोली बना। क्या भाऊ साहब, वैभव, वाह, बड़ी खुशी हो रही है तुझे कि तेरा पति लंदन जा रहा है? हाँ, मेरे पति लंदन जा रहे हैं, तो मेरे लिए तो ये खुशी की ही बात है। वीक में मिले हुए पैसे से जा रहे वो लंदन। इतना क्यों इतरा रही है तू? इतनी औकात नहीं बढ़ी है तेरी कि तू बिना जवाब दिए हुए मुझे
यहाँ से चली जाए। मेरी औकात तो वही है, बड़ा तो आपने दी है अपनी औकात शुद्धिकरण करवा के। और फिर मुझे क्यों छू रही है? आप मुझे छुएंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे ना, बेवजह आपको शुद्धिकरण करवाना पड़ेगा। बहुत बोलने लगी है तू। बताऊं मैं तुझे? हाँ दीदी हाथ छोड़िए। नहीं छोड़ूंगी। दीदी हाथ छोड़िए, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। वो आएंगे तो उन्हें खाना खाकर पढ़ाई भी करनी है। हाथ छोड़िए। नहीं छोड़ती मैं तेरा हाथ। क्या कर लेगी तू? हाँ दीदी, दीदी हाथ छोड़िए। छोड़। चाहूँ तो मैं भी आपका हाथ मरोड़ दूं, और मैं मरोड़ भी सकती हूँ। मेरा हाथ छोड़। तू ऐसा नहीं कर सकती। छोड़ मुझे। क्यों नहीं कर सकती? आपको पता है दीदी, मैं जब छोटी थी तो मेरे बगल में एक दीदी रहती थी। वो भी ठीक आपकी तरह ही थी। पता नहीं क्यों बेवजह बार बार गुस्सा करती थी, ठीक आपकी तरह। एक दिन मुझसे ऐसे ही उलझ गई वो, जैसे अभी आपने मेरा हाथ पकड़ा। उसने भी ऐसा ही मेरा हाथ पकड़ा था। मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने भी उसका हाथ मरोड़ दिया। और जानती है आप क्या हुआ? 3 दिन तक उसका हाथ दर्द कर रहा था। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगी। इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपसे डरती हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं भीमराव की पत्नी हूँ। और भीमराव के साथ रिश्ते में होना अपने आप में एक जिम्मेदारी है। घर का पाहुना ज्यों आया त्यों जा। भीम, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ गुरुजी, मेरी पढ़ाई में कितने लोगों की मेहनत, कितने लोगों की दुआएं और कितने लोगों का सहयोग है। अभी हम पैसे कमाने के तरीके और काम का चुनाव नहीं कर सकते। हर हाल में हमें पैसा कमाना है, वरना हमारे भीम की पढ़ाई कैसे होगी? सब तेरी किताब है, ले कितना पढ़ना चाहता है पढ़। तुम अपना पूरा नाम लिखो, भीमराव रामजी अंबेडकर। लेकिन गुरुजी, अंबेडकर तो आपका उपनाम है, तो मैं कैसे लगा लूं? लगा लो भीम, समझ लो तुम्हारे गुरुजी की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। तो अपनी सारी किताबें इन्हें दे दे, लेकिन हम इनका खाना नहीं खाएंगे। मेरे पति का जो सपना है उसे पूरा करने के लिए मुझे चाहे जो करना पड़े करूंगी। तेरी कॉलेज न जाने की कीमत अगर मेरा ससुराल जाना है तो मैं ससुराल कभी न जाऊं। चाहे जो भी हो जाए, तू पढ़ाई नहीं छोड़ सकता। मैं लंदन जाकर तुम्हारे वहाँ पढ़ने की और एडमिशन की सारी तैयारी करके रखता। तुम्हारे लंदन आने का, पढ़ने का, रहने का सारा खर्चा मैं देख लूंगा। तुम्हारे लंदन आने का, पढ़ने का, रहने का सारा खर्चा मैं देख लूंगा। सारा खर्चा मैं देख लूंगा। मैं नगर पालिका में जो अभी काम कर रहा हूँ झाड़ू मारने का, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी जगह पर मेरे बाबा को रख लीजिए। बाकी कागजी कार्रवाई जो कुछ भी होगी मैं सब कर लूंगा। क्यों? तू काम कर रहा है ना, फिर बाबा क्यों? दरअसल कुछ ही दिनों में मैं बाहर जा रहा हूँ, बंबई में नहीं रहूंगा इसलिए। अच्छा, कहाँ जा रहा है तू? अरे गूंगा हो गया क्या? बता ना। हाँ सर, पढ़ाई करने जा रहा हूँ सर, लंदन। रात को ज्यादा चढ़ा लिए था क्या? बिल्कुल सही कहा तूने। तुझे पता भी है लंदन यहाँ से कितना दूर है? पता है सर, लंदन यहाँ से इतना दूर है कि मैं वहां कभी नहीं जा पाऊंगा। मेरी औकात, मेरे सपने, इन सभी से बहुत दूर है लंदन, पता है मुझे। अरे भाई, फिर जा कैसे रहा है? बंबई में एक दोस्त है मेरा,
उसकी मदद से जा रहा हूं। मैं किस मुंह से कहूंगा, मैं उसे लंदन नहीं ले जा सकता। वैभव, हाँ भी क्या ये खून कैसे लगा है तुम्हें? मैं मार्केट गया था तो कुछ बच्चों ने रंग डाल दिया, इसलिए तो घर जा रहा था चेंज करने। तुम यहाँ कैसे? मैं नगर पालिका के ऑफिस में गया था अधिकारियों से मिलने, अभी घर जा रहा हूँ। क्या हुआ? नहीं, ठीक है, तुम जाओ, मैं घर जाके चेंज कर लेता हूँ। तो आपके पति भीमराव से दोस्ती करना चाहता हूं। भीमराव, दोस्ती करोगे मुझसे? मुझे आपकी दोस्ती मंजूर है। मैं लंदन जाकर तुम्हारे वहां पढ़ने की और एडमिशन की सारी तैयारी करके रखता हूं। तुम्हारे लंदन आने का, पढ़ने का, रहने का सारा खर्चा मैं देख लूंगा। क्या हुआ वैभव, सब ठीक तो है ना? बताओ मुझे, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रहे हो? बचपन में आई मुझसे कहा करती थी कि जब भी दिल पर बोझ आ जाए तो उससे गले लगकर रो लिया कर। तो जब भी दिल पे बोझ आता था तो मैं आई के गले लग जाता और खूब रोता था। पर आई के जाने के बाद कोई ऐसा मिला ही नहीं कि जिसके गले लग सकूं। तुम्हारे साथ अच्छा लगता है भीम, इसलिए तुम्हारे गले लग ली। दिल हल्का हो गया मेरा। लेकिन तुम्हारा दिल भारी क्यों हुआ, ये तो बता। लोगन के और एकरा बेटा भीमराव वो यह कहा था कि उस सबकी खातिर सोचत है। अरे खाक सोचत है, ये सब मिल के आपस में चुपचाप फैसला कर लिए कि भीम लंदन जाएगा और हम लोगन का खबर है नहीं। सही कह रहे हो भाव, मैं तो पहले ही कहता था राम जी और भीमराव सिर्फ ढोंग करते हैं समाज बदलने का, सबको समानता का अधिकार दिलाने की लड़ाई का, लेकिन असल में लोग करते कुछ नहीं है। अब सबूत हमारे सामने ही है। भीम ने ऊंची जात के व्यक्ति को फंसाकर लंदन तक जाने का इंतजाम कर लिया। देखिए, आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं भीम को... अरे राम जी काका, अब सफाई तो मत दीजिए। अगर आप लोग ईमानदार होते तो ये तो सोचते कि हम सब चाल में एक साथ रहते हैं, तो कम से कम हमें तो बता दिया होता। आपको बताने से क्या फायदा, और वैसे भी आप में से ज्यादा लोग दुखी होंगे। हाँ राम जी भाऊ, आप सही कह रहे हो। जिनको दुखी होता है उनको क्या फर्क पड़ता है कि बताया गया है कि नहीं। जाइए राम जी भाऊ, आप जाकर सो जाइए। चल। और चलिए, आप सभी अपने अपने घर चलिए। ये ना हो वेंकटचाय, भीमराव अगर लंदन चला गया पढ़ने खातिर तो एकदम में पगलाए जाएगा। वैसे हम लोगों का भाषण पे भाषण खिलाता रहता है। अगर ही लंदन चला गया ना, तो हम लोगों का खोज खोज के समझाएगा। बात तो सही कह रहे हो जोखू, लेकिन हम भीम को लंदन जाने से रोक भी तो नहीं सकते।
कुछ ऐसा हो जात कि ये भीम का लंदन जाना रुक जात। आज दिन में उस रमा ने इतनी बदतमीजी से बात की मुझसे। कैसे पता हुआ आपको? आई खून जल रहा है मेरा सोच सोच के। जाने दो लक्ष्मी, ज्यादा सोचोगी तो ज्यादा खून जलेगा, और खून जलाना ही है तो वहां जलाओ जहाँ किसी को फर्क पड़ता हो। यहाँ तो सब इसी बात से पागल हो रहे हैं कि भीम लंदन जाएगा। भीम, भीम, भैया भैया, आप डॉक्टर से दवाई लेकर आए क्या? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन भीमराव, अब मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, मैं चाहे जहां रहूं। मैंने जो भी जितने भी वादे किए तुमसे, उनमें से कुछ भी मैं नहीं निभा पाया। अब तुमसे मिलकर मैं क्या कहूंगा, क्या करूंगा? जिस कलम से मैंने ये दुनिया जीतनी चाहिए थी, आज उसी कलम से मैं अपनी दुनिया खत्म कर रहा हूं। सोचा तो था भीमराव कि तुम्हें लंदन लेकर जाऊंगा, साथ में रिश्ते बनेंगे। लेकिन हमने और आगे हमारे साथ नहीं चल सकता भीमराव। मेरा साथ बस यही था। बहुत सारी बातें करनी थी, बहुत कुछ कहना था। वैभव, वैभव, कहाँ चला गया होगा है? वैभव, वैभव, हो बन तो सब बन भया, करम भये कुहाड़ी, आप को काटी है, कहे कबीर बिचारी, कहे कबीर बिचारी। नहीं चल रही उनकी सांसें।
लंदन में एक अंग्रेजी शिक्षक कहा करते थे, A wise friend is as good as 10 books. मतलब एक अच्छा दोस्त 10 किताबों के बराबर होता है। इसलिए मैं भी अपने 10 किताबों के साथ रहना चाहता हूँ। बताओ भीमराव, करोगे मुझसे दोस्ती? भीमराव, तुमने एक सही काम शुरू किया था, लेकिन तुम्हारी चाक और पहुंच वैसी नहीं थी और मेरी है, इसलिए तुम्हारे इस सही काम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। दोस्त हो मेरे। अरे जिस व्यक्ति की परछाई से भी हम दूर रहते हैं, जिसे छूने से संकोच करते हैं, तूने उसे गले लगा लिया। हाँ, मैंने भीम को दोस्त माना और मैंने अपने दोस्त को गले लगाया। तुम्हें क्या लगता है कि ये जो तुम लड़ाई लड़ रहे हो, उसमें एक दिन ऐसी एक सुबह होगी और ये सारे बड़ी जाति के लोग तुम्हारे साथ हो जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा भीम। और अगर ऐसे भावुक होकर मुझे खुद से दूर करोगे तो फिर कोई वैभव किसी भीम के लिए ये जात पात की लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। मैं लंदन जाकर तुम्हारे वहां पढ़ने की और एडमिशन की सारी तैयारी करके रखूंगा। तुम्हारे लंदन आने का, पढ़ने का, रहने का सारा खर्चा मैं देख लूंगा। दोस्ती में जब किसी का हाथ पकड़ते हैं ना, तो उसे सारी जिंदगी नहीं छोड़ते। बस भीमराव, वादा करो मुझसे, तुम कभी लड़ना नहीं छोड़ोगे। जो गया सो अंत में फूल्या सो कुमलाई, जो चिनिया सो दही पड़े, जो आया सो मैं बैरिस्टर मैं बैरिस्टर बनना चाहता था, अब नहीं बन पाऊंगा। लेकिन ऊपर जाकर ईश्वर से जिरा करूंगा कि अगले जन्म मुझे मेरी मर्जी का घर परिवार चुनने दो, और मैं अपनी मरी हुई आई और मरे हुए बाबा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं हर अगले जन्म में भीम की चाक में पैदा होना चाहता हूं। और आखिरी बात भीमराव, तुम महान बनने के लिए पैदा हुए हो। महान बनना। मैं ऊपर से चिल्लाकर कहूंगा, मेरा दोस्त भीमराव अंबेडकर महान है। मरने के बाद हम इसे क्यों अपनाएं? इसने इस छोटी जात वाले भीमराव के लिए अपनी जान दी है ना, और ये अगले जन्म में
छोटी जात में पैदा होना चाहता है तो अब ये भीमराव ही सोचेगा कि इसका क्या करना है। छोड़ दो इसे। धन्य हैं आप, धन्य हैं आप प्रचंड देव जी। आज हम सब यहाँ से जाएंगे, लेकिन जाते जाते ये संकल्प लेकर जाएंगे कि जब भी जात, समाज, धर्म, संस्कृति की बात आएगी तो हमें प्रचंड देव जी जैसा बनना होगा, जिन्होंने अपने धर्म, अपनी जात, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए अपने सगे भाई नहीं, अपने बेटे जैसे सगे भाई का त्याग कर दिया। प्रचंड देव जी, आपकी जितनी जय जयकार करे वो भी कम है। आप हमारे लिए आदर्श हैं। प्रचंड देव जी की जय, 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 प्रचंड देव जी की जय। भीम, अब क्या करना है? भीम, मैं ईश्वर में आस्था रखता हूँ। आनंद भैया, वैभव की उसके धर्म पर आस्था थी, वो ईश्वर को मानता था। हम उसका अंतिम संस्कार करेंगे और उसी के आस्था के अनुसार करेंगे। आप किसी पंडित जी के पास जाइए, उनसे पूछिए कि अंतिम संस्कार करने के लिए क्या क्या लगता है। वो सारी चीजें और उन पंडित जी को लेके आइए। हाँ भैया। खोलिए, दरवाजा खोलिए ना। मुझे वैभव के पास जाना है, आप खोलिए ना दरवाजा, खोलिए। वैभव, हमारे भाइयों में एक तुम ही थे जिसे हमने अपने कांधे पर बैठाकर घुमाया है। हमारे पूरे खानदान में तुम ही थे जो पढ़ाई करने में बहुत तेज थे और हम सबसे कहते थे कि हमारे देव परिवार का नाम हमारा वैभव ही रोशन करेगा। हमारी कोई औलाद नहीं है, लेकिन हमने तुम्हें अपनी औलाद से कम भी नहीं समझा। हाँ साहब, आप प्लीज मुझे मेरा पूरा हिस्सा दे दीजिए, फिर मैं लंदन चला जाऊंगा और जल्दी भीम को भी अपने साथ अपने पास लंदन बुला लूंगा।
अरे तो वैभव के मौत का असल कारण क्या था? भीम जिसके साथ जुड़ता है उसको बर्बाद कर देता है। कर दिया ना बर्बाद वैभव को। जिसकी जिंदगी में चला जाता है तहस नहस ही कर देता है। वैभव, भीमराव तुम्हारे लिए मनुष्य साबित हुआ वैभव। हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, मजाक मत बनाइए। कम से कम किसी की मौत का तो जश्न नहीं मनाना चाहिए। मैं बनाऊंगी, बल्कि बहुत अच्छे से बनाऊंगी, क्योंकि क्या है ना, मुझे वैभव देव के जीने से मरने से कोई लेना देना नहीं है। मैं खुश तो इसलिए हो रही हूँ कि तू जो हवा में उड़ रही थी ना, अब जमीन पर गिर चुकी है। और सच कहो तो तुझे खुद से नीचे देख के मुझे हमेशा से बहुत सुकून मिलता है। लक्ष्मी, क्यों सुना रही हो बेचारी को? तुम भी ना, मौका मिला नहीं कि रमा को सुनाना शुरू कर देती हो। देख नहीं रही हो कितने दुखी है बेचारे। और प्रचंड देव जी ने भी तो अपना भाई खोया है। ऐसे चुपचाप थोड़ी बैठेंगे वो, कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। भीमराव, वैभव की अंतिम इच्छा मान लो। मैं लंदन जाकर तुम्हारे वहाँ पढ़ने की और एडमिशन की सारी तैयारी करके रखता हूँ। तुम्हारे लंदन आने का, पढ़ने का, रहने का सारा खर्चा मैं देख लूंगा। भीमराव, हम अपने भाई वैभव के हिस्से को तेरे सामने ऐसे ही जलाते रहेंगे ताकि तुझे तेरी औकात पता चलती रहे। तेरा सपना है ना लंदन जाके पढ़ने का? हम देखते हैं कि तू यहाँ बंबई में भी कैसे पढ़ता है।
राम जी, मैं तो ये कहता हूँ कि आज सही समय है इस भीमराव को उसकी असल जगह समझाने की। नहीं तो ये ऐसे ही बड़े बड़े सपने देखता रहेगा और ऐसे किसी न किसी का नुकसान करता रहेगा। और सच का है ना, तो ये भीम के उल जलूल सपना की कीमत वैभव देव का अपन जान दई के चुकाने का पड़ी है। लेकिन ये वैभव लिख के गया है कि अगले हर जन्म में ये हमारी जात में पैदा होना चाहता है। समझ में नहीं आ रहा है रमा कि इस मिट्टी का था ये वैभव। मत रोइए। वैभव जी का सपना था ना कि आप लंदन जाकर पढ़ाई करें, तो आप अच्छे से पढ़िए और उनका सपना पूरा कीजिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल हो। और भीमराव कहाँ जा रहा है? परीक्षा देने? जी। हमने तुझसे कल कहा था कि तू बंबई में परीक्षा नहीं दे सकेगा। ये समझ ले कि तेरी परीक्षा हो गई। हमारे भाई वैभव की मौत का बदला हम तुझसे रोज रोज लिया करेंगे। प्रचंड देव जी, कल मैंने भी आपसे कुछ कहा था, शायद आप भूल गए हैं। आप मुझे जान से मार सकते हैं लेकिन पढ़ाई करने से कभी नहीं रोक सकते। परीक्षा का समय हो चुका है, मुझे जाने दीजिए। हाँ। इसे परीक्षा के लिए ले चलो। मतलब? पकड़ो इसे। ये क्या कर रहे हो? बैठ इधर, चुप। ये खोलिए। अरे चुप, मुझे जाना है परीक्षा देने। इनको कहिए ना ये खोलिए। बोल ही तो नहीं सकते तुझे भीमराव। वैसे तू यह बंदा हुआ बड़ा अच्छा लग रहा है। ये जगह भी ऐसी कि यहाँ तुझे कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। और हाँ, तुझे बताना था कि तेरी परीक्षा शुरू हो चुकी है। अब तू यहाँ बंधा हुआ ये अफसोस कर कि तूने हमारे भाई के साथ दोस्ती क्यों की थी। ऐसा मत कीजिए प्रचंड देव जी, ये खोलिए। मैं बाद में आके मिलता हूँ आपसे, लेकिन अभी मुझे परीक्षा देने दीजिए। ऐसा मत कीजिए। वही तो नहीं देने देंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये परीक्षा नहीं देगा तो क्या होगा? हाँ मालिक, एक साल तो ऐसा ही पीछे हो गया है और इस बार परीक्षा नहीं देगा तो एक साल और पीछे हो जाएगा। अच्छा, मतलब कि एक साल इसका खराब हो चुका है और इस साल भी नहीं देगा तो ये साल भी खराब हो जाएगा। मतलब कि 2 साल, और उसके अगले साल फिर ये परीक्षा देने की कोशिश करेगा। तब हम इसे फिर से बांध देंगे।
मतलब कि इसके 3 साल बर्बाद होंगे। मालिक, ये 2 बार इसको ऐसा ही रोकेंगे ना, उसके बाद ये खुद से परीक्षा देने की हिम्मत ही नहीं करेगा। इतना तो हम जान चुके हैं कि ये बहुत ढीठ है। कोशिश तो ये करेगा ही, लेकिन भीमराव, हम तुझे जिंदगी में कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। प्रचंड देव जी, आप ऐसा मत कीजिए। ये सब खोलिए, मुझे परीक्षा देने जाने दीजिए। चिंता क्यों करते हो? जाने देंगे ना। बस परीक्षा का समय तो समाप्त होने दे। प्रचंड देव जी, प्रचंड देव जी, आपकी पत्नी मेरे साथ मंदिर जा रही थी और वही कुछ छोटी जात के लोग थे, वो उन्हें उठा कर ले गए। क्या बात कर रही है? कहाँ ले गए? मुझे नहीं पता कहाँ उठा कर ले गए। छोटी जात वालों की इतनी हिम्मत। भीमराव तुझे रख। यहाँ तू कौन है? घूंघट हटा। हमने कहा घूंघट हटा। प्रचंड देव जी, प्रचंड देव जी, आपकी पत्नी को मंदिर से छोटी जात के लोग उठा ले गए और हम ऊंची जात के लोगों में ये बात फैल रही कि भीम की चाल में आपकी पत्नी को कैद करके रखा गया है। सही तो कह रहे हितेश काका, आपकी पत्नी तो आपके घर में है। आपसे किसी ने मजाक किया होगा। इतनी जल्दी जल्दी लिख रहा है। क्या मतलब है? प्रचंड देव जी, इतना भी समझ में नहीं आया आपको? आप भीम को परीक्षा में जाने के लिए रोक रहे थे, इसलिए भीम और रमा ने मिलकर ये उपाय निकाला ताकि आप भीम को परीक्षा के लिए जाने दो। रमा ने मुझे बता दिया था कि रमा और भीम क्या करने वाले हैं। आपको कुछ याद है? आपके पास एक घूंघट में औरत आई थी। प्रचंड देव जी, आपकी पत्नी मेरे साथ मंदिर जा रही थी और वही कुछ छोटी जात के लोग थे, वो उन्हें उठा कर ले गए। मैं ही थी। लेकिन उसकी परीक्षा का
आधा समय तो हमने बर्बाद कर दिया है, तो अब वो परीक्षा कैसे देगा? देगा, जरूर देगा। वो मेरा बेटा भीमराव अंबेडकर है और वो परीक्षा जरूर देगा। इसलिए पहला अधिकार हम अपनी पत्नी को देते हैं कि वो इस रमा को सजा दे। बाकी हम तो है ही। देख क्या रही है? चल जा, सजा दे। रमा को सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि इसने गलती की है और मेरा इस्तेमाल किया है। इसे सजा भी मैं ही दूंगी। चल मेरे साथ, चल चल जल्दी। रमा, हमारे साथ चालबाजी करोगे तो सजा तो मिलेगी ही। देखो बेटा, कल तुम बड़े आदमी बनोगे। अगर लोगों को पता चलेगा कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ा, तो क्या लोग यकीन करेंगे? बाबा, आगे जाकर लोग किस बात पर यकीन करेंगे, किस बात पर नहीं करेंगे, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं जानता हूं, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि मैंने ये सब किया है। और इसमें बुराई क्या है बाबा? लक्ष्य निर्धारित होने के बाद रास्ता चाहे जहां लेके जाए, चाहे जिस तरफ लेके जाए, हमें बस चलते रहना चाहिए। ये आप ही से सीखा है मैंने, माओ से सातारा और सातारा से बंबई तक के सफर में। यहाँ की हर दीवार नीले रंग से रंगूंगा, आसमान का रंग। फिर चार होऊंगा, वहां से नीला आसमान देखूंगा। बेटा, काश मैं अमर होता, ताकि फक्र के साथ पूरी दुनिया को अनंत काल तक कह सकता हूं कि मेरे बेटे ने आगे बढ़ने के लिए क्या क्या संघर्ष किया है। अगर किसी को मेरे बेटे जैसा बनना है तो ऐसा ऐसा संघर्ष करो। इतनी धारदार जबान है ना, तो उसी से काट ले सब्जी। आपको ना इस घर ने बहुत बिगाड़ के रखा है दीदी, वरना ससुराल से भगाई गई औरतों को मायके में बिल्कुल नौकरानी की तरह काम करते देखा है मैंने। कपड़े धोते हुए, बर्तन धोते हुए, एक टूटी हुई चप्पल से भी बदतर औकात में। भीमा बाई ने बहुत सर पर चढ़ा कर रखा था आपको। और अगर एक बार कोई सर पे चढ़ जाए तो सर उतारना तो नामुमकिन ही है। लक्ष्मी, उसे सर पर चढ़ाना नहीं, प्यार कहते हैं। और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल यही है कि मैंने मेरे भाई को दूसरी शादी करने के लिए जबरदस्ती की।
और तू मेरे घर में आई छिछा भाई, तूने मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया। बुआ बहुत एकदम चुप। क्यों चुप रहेगी वो? क्यों चुप रहेगी? इस घर की बहू है, हक बनता है उसका। चुप नहीं रहेगी वो, जो मन में आएगा बोलेगी। बराबर है जीजा भाई, तेरे साथ रहेगी तो यही भाषा बोलेगी। इसको भी तूने बिगाड़ दिया है। मेरे साथ? क्या मतलब है मेरे साथ? अभी तक अपने पे आई नहीं हूं मैं, वरना दिखा देती आपको। अच्छा, दिखा देती मुझे? दिखा, यहीं पर खड़ी हूं मैं, दिखा ना। चाहिए ना? नहीं, आज तो तू दिखाई दे। मैं भी तो देखूं कि मेरे घर की बड़ी बहू अपने मन में क्या सोच रही है मुझे दिखाने के लिए। दिखा, दिखा ना। क्या सोच रही है मतलब? जिस दिन मेरा दिमाग खराब हो गया ना, घर से बाहर निकाल दूंगी ऐसे। मेरे ही घर से तू मुझे निकाल देगी? चल, आज तो निकाल कर दिखा मुझे। आप उकसाइए मत मुझे। निकाल कर दिखा ना, मैं भी तो देखूं। चल, दिखा मुझे निकाल कर। दिखा। लगता है दिन भर गया आपके। निकलिए घर से। मीराबाई, धन्यवाद। रुकिए, जरा इधर आइए, बात करनी है। कहो। ये आखिरी बार होगा जब मैं या आप दीदी के लिए कुछ कर रहे हैं। इसके आगे दीदी को भीम संभालेगा। मतलब भीम संभालेगा का क्या मतलब है? मतलब ये कि जब दीदी अस्पताल से घर लौटेगी तो हमारे हिस्से में नहीं, बल्कि भीम दीदी को अपने साथ रखेगा। ऐसा नहीं होगा। मीरा मेरी सगी बहन है, उससे मेरा पहला रिश्ता है। भीम बाद में आया है, इसलिए भीम से पहले मेरी जिम्मेदारी बनती है। और तुम मेरी पत्नी हो तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है। और आज जीजा भाई, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। जब तक मैं जिंदा हूं, मीरा मेरे साथ ही रहेगी। ठीक है, फिर मैं और लक्ष्मी अपने अपने मायके निकल जाते हैं, क्योंकि आपकी लाचार और बीमार दीदी को हम अपने साथ नहीं रख सकते। वो क्या है ना, अगर उन्हें कुछ हो गया, हम अच्छे से ख्याल नहीं रख पाए उनका, या फिर अच्छे से संभाल लिया अगर, और फिर भी वो शिकायत करती रही, तो आप तो मुझे ही सुनाएंगे। इससे अच्छा है कि दीदी भीम के साथ रहे। वैसे भी उन्हें हमारे साथ रहना पसंद नहीं, उन्हें रमा और भीम के साथ रहना ज्यादा पसंद है। उससे चाहे जो पसंद हो, मीरा मेरे साथ रहेगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। जो फैसला करना है कीजिए, लेकिन जल्दबाजी में नहीं, सोच समझकर। आपके फैसले का बाहर इंतजार कर रही हूं मैं।